देश भर में कोरोना महामारी के बाद से कांग्रेस भले ही बीजेपी और पीएम मोदी को बदनाम करने में जुटी है, लेकिन कोरोना काल में पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा पहले से और अधिक बढ़ा है। पीएम मोदी ने संकट के इस घड़ी में लोगों को एकजुट करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए, जिसकी वजह से आज कोरोना के मामले दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम है। पीएम मोदी ने हाल ही में जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के लिए कोरोना अवसर की तरह है जिसमें आत्मनिर्भर बना जा सकता है। लेकिन हाल के कुछ सर्वे बताते हैं कि कोरोना वायरस देश के साथ साथ मोदी सरकार के लिए भी अवसर से कम नहीं है, जिसमें वो लोगों का खोया विश्वास फिर जीतने में कामयाब होती दिख रही है। कोरोना वायरस के भारत पहुंचने से पहले की बात करें तो पीएम मोदी और उनकी सरकार कई मुद्दों पर घिरती नजर आ रही थी। CAA, NRC के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। कोरोना के बाद आर्थिक मुद्दे पर दुनिया के साथ भारत और पिछड़ा है, लेकिन लोगों को मोदी के प्रति भरोसा कम नहीं हुआ है। हाल के ओपिनियन पोल बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मोदी के प्रति लोगों का भरोसा और बढ़ा है। प्रतिशत में इसकी बात करें तो ये 80 से 90% के बीच है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी अक्सर तुलना होती है, लेकिन ये लोकप्रियता उनसे भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। कोरोना महामारी से महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। राज्य की खराब स्थिति के लिए सीएम उद्धव ठाकरे पूरी तरह जिम्मेदार हैं और बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। बीजेपी ने ठाकरे सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना संकट को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। दिन ब दिन स्थिति और भी खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। महाविकास अघाड़ी सरकार को नींद से जगाने के लिए बीजेपी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस आंदोलन में शामिल हैं। पूर्व सीएम ने बताया कि पार्टी के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी जिले के कलेक्टर और तहसील में मौजूद अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हाथ में तख्तियां लेकर खड़े रहेंगे। उन तख्तियों पर सरकार के विरोध में नारे लिखे होंगे। फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना की समस्या सरकार के हाथ से बाहर निकल चुकी है। जवाबदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। राज्य अब भगवान भरोसे चल रहा है। आज राज्य में बहुत सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, पर उनका कोई निदान नहीं है। गरीबों, मजदूरों और किसानों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मुंबई की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भी मुंबई, पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद, सोलापुर जैसे अन्य जिलों में कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि बीजेपी के इस आंदोलन से शिवसेना गठबंधन को कितना फर्क पड़ता है ये वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिलाने की तैयारी जरूर कर ली है। देश भर में प्रवासी मजदूरों पर चल रहा राजनीति अब यूपी पहुंच चुका है, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने किसी की नहीं चलने वाली है। प्रियंका अभी से ही ख्वाब 2022 का देख रही हैं और इन मजदूरों के सहारे कांग्रेस की एंट्री यूपी में पक्का करने की सोच रही हैं। वहीं एसपी और बीएसपी भी मजदूरों पर सियासत कर सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहती है। इसीलिए यूपी में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर अखिलेश यादव भी लिख रहे हैं और मायावती भी लिख रही हैं, लेकिन बीजेपी ने नई चाल चलकर इनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। दरअसल प्रियंका गांधी यूपी में 1000 बसें चलवाने की पहल कर दी। यही नहीं, अगले दिन यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस की तरफ से मजदूरों को ले जाने वाली बसें भी खड़ी कर दी। देर से ही सही, प्रियंका के बसों के प्रस्ताव को योगी सरकार ने शर्तों के साथ मंजूरी दी, लेकिन इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव को मानकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक और सकारात्मक पॉलिटिक्स की राह दिखाई तो वहीं मंजूरी के साथ शर्तों से कांग्रेस को 1000 बसें चलाने की चुनौती दी है और कांग्रेस को उनके ही जाल में फंसा दिया। इसके अलावा यूपी के 2 मजबूत दल एसपी बीएसपी की राजनीति को किनारे कर दिया है। वहीं 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी अभी भी कांग्रेस को इतना मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं देख रही है। बीजेपी मजदूरों से भी कोई बैर नहीं लेना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के प्रस्ताव को तरजीह देने का मकसद अखिलेश और मायावती की राजनीति कमजोर करना है।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बीच एक बार फिर शिवसेना आपस में भिड़ गई है। इस बार शिवसेना सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से ही पंगा ले लिया है। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। मुंबई के हालात तो ऐसे हैं कि वहां अब कोरोना के मामलों को लेकर अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। लिहाजा मुंबई महानगर पालिका मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम को क्वारंटाइन सेंटर बनाना चाहती है। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर आदित्य ठाकरे और संजय राउत आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने वानखेड़े स्टेडियम के कुछ परिसरों को कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर में बदलने के लिए मुंबई नगर निकाय के कदम का स्वागत किया है और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में भी इसी प्रकार का केंद्र बनाए जाने का सुझाव दिया है। संजय राउत ने इसको लेकर ट्वीट किया और आदित्य और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी टैग किया। हालांकि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एवं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने संजय राउत के सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि इस स्टेडियमों के मैदान की जमीन मिट्टी की है और मानसून में वो इस्तेमाल करने लायक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यदि मानसून आने वाला नहीं होता तो ये बहुत उपयोगी होते। हालांकि इसके बाद संजय राउत ने चुप्पी साध ली है। इससे पहले भी कई बार संजय राउत उद्धव ठाकरे से नाराजगी मोल ले चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार गठन के दौरान भी संजय राउत अपने भाई को मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में वो खुद ही मान गए। उत्तर प्रदेश में अब बस पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। मजदूरों के लिए 1000 बसों के कांग्रेसी प्रस्ताव पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सवाल मजदूर और वोट बैंक का है, इसीलिए इसमें बीएसपी प्रमुख मायावती भी कूद गई हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मजदूर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के बाद बीएसपी प्रमुख की ऐसी बातें सुनकर कांग्रेस को मिर्ची जरूर लग गई होगी। बीजेपी भी कांग्रेस के प्रस्ताव पर हामी भर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस को बस लखनऊ भेज देना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस और बसों का प्रस्ताव लाने वाली प्रियंका गांधी को योगी और मायावती का आइडिया पसंद नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि जब मजदूर गाजियाबाद में हैं, तो बसों को लखनऊ क्यों भेजना। उधर मामले पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं, तो प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों का सदुपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। हालांकि 1000 बसों को कांग्रेस लखनऊ भेजती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही की वजह से एक बार फिर प्रवासी मजदूर भारी संख्या में बांद्रा स्टेशन पर जमा हो गए। जानकारी के मुताबिक बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली थी। इस ट्रेन में यात्रा के लिए 1000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। यही हाल ठाणे बस स्टैंड का भी था। यहाँ भी मध्य प्रदेश जाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच गए। इसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे हैं और सवाल अब सरकार में शामिल कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने एक ट्वीट किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना किसी व्यवस्था के हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। वहाँ महाराष्ट्र पुलिस भी मौजूद नहीं है। निरुपम ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि सरकार में बैठे मूर्खों को बस मुहैया कराने में 57 दिन लग गए। ये फैसला थोड़ा पहले भी हो सकता था। संजय निरुपम इससे पहले भी उद्धव सरकार को ऐसी लापरवाही के लिए चेतावनी दे चुके थे, जब पिछले दिनों ऐसी ही एक भीड़ बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी उद्धव सरकार इस लापरवाही से भी कोई सबक लेती नजर नहीं आई। लिहाजा महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं और दिनों दिन ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर उद्धव ठाकरे ऐसी गलतियों से कब सबक लेंगे? क्या वो मुंबई को वुहान बनाने में लगे हैं? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद से ही कांग्रेस बौखला गई है। एमपी कांग्रेस सिंधिया को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पहले महाराष्ट्र के लिए गाना रिलीज करवाकर सिंधिया को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन जब सिंधिया को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो कांग्रेस एक सिंधिया के समर्थक कहे जाने वाले सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया है। अभी तक 8 से ज्यादा नेताओं को पार्टी बाहर कर चुकी है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस बीच सिंधिया को लेकर कांग्रेस की एक और नीच हरकत सामने आई है। सिंधिया को लेकर कांग्रेस अब फर्जी ट्वीट कराने में जुटी है। एक न्यूज चैनल के
पैरोडी अकाउंट से किए गए ट्वीट में बताया गया कि सिंधिया प्रदेश कैबिनेट में अपने समर्थकों को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। उन्हें खुद भी केंद्र में मंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ और वो जल्द ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। हालांकि ये ट्वीट पूरी तरह फर्जी था। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहायक ने भी ट्वीट के फर्जी और भ्रामक होने की पुष्टि की। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया में आई दूसरी खबरों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की आईटी सेल सिंधिया के बारे में झूठी खबरें प्रसारित कर रहा है। दरअसल एमपी में कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी और सिंधिया को लेकर तोड़फोड़ में जुटी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बस पॉलिटिक्स में नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। पहले कांग्रेस ने यूपी सरकार से मजदूरों को लाने के लिए बस की परमिशन मांगी और उसके बाद फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। मजदूरों के लिए कांग्रेस की 1000 बसों को चलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब योगी सरकार ने कांग्रेस पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और इस फर्जीवाड़े के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव के खिलाफ यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने जो बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं उनमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के नंबर हैं। कांग्रेस फर्जीवाड़ा कर रही है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस से जो बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे गए थे तो उन्होंने 1000 बसों के नंबर दिए। हमने उनकी जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बसों के रजिस्ट्रेशन के नंबर पर 3 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नंबर निकला तो कहीं टाटा मैक्स का। सरकार के पोर्टल वाहन में ही सारी जानकारियां निकाली गई हैं। उन्होंने 1000 बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं, बसों के नाम पर गुड्स कैरियर दे दिए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं है, कोई सेवा भाव नहीं है। उनके अंदर खाली एक बात है कि कैसे लाइमलाइट में रहें। वो लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का रवैया सदियों से रहा है। पार्टी जब से आई है तब से फर्जीवाड़ा कर रही है। चाहे नेशनल हेराल्ड के शेयर का मामला हो, चाहे कोयले की दलाली हो, चाहे जमीनों का मामला हो या चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। बीजेपी के आरोपों पर अब प्रियंका और राहुल की मां सोनिया गांधी को जवाब देना होगा। दूसरी तरफ इस फर्जीवाड़े के लिए एफआईआर दर्ज कर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि बस पॉलिटिक्स की शुरुआत कर कांग्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।